नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन भर इतना कुछ क्यों करते हैं जो हमारे बड़े लक्ष्यों से जुड़ा नहीं होता? जैसे घंटों तक फोन स्क्रॉल करना, बार बार यूट्यूब खोलना, इंस्टाग्राम की रील्स देखते रहना, या अचानक गेम खेलने का मन करना। ये सब करना अच्छा लगता है, लेकिन जब दिन खत्म होता है, तब हमें गिल्ट महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है डोपामिन। डोपामिन हमारे दिमाग का वो केमिकल है जो हमें खुशी और मोटिवेशन का एहसास कराता है। जब भी हम कुछ अच्छा महसूस करने वाला काम करते हैं, जैसे चॉकलेट खाना, गेम खेलना या सोशल मीडिया खोलना, हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। धीरे धीरे हम इन चीज़ों के आदी हो जाते हैं और दिमाग बार बार उन्हीं चीज़ों की मांग करने लगता है। यही वजह है कि जब हम किसी सीरियस काम पर ध्यान देना चाहते हैं, जैसे पढ़ाई या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, तो दिमाग वहां फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि उसे उतना डोपामिन नहीं मिलता। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम डोपामिन डिटॉक्स करके अपने दिमाग को दोबारा से कंट्रोल में ला सकते हैं। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए उन सभी चीज़ों से दूर रहना जो हमें तुरंत खुशी देती हैं, लेकिन लंबे समय में हमें कमज़ोर बनाती हैं। जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, अनहेल्दी फूड या बेवजह की बातचीत। शुरुआत में ये करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे ही आप एक दिन के लिए भी इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, आप अपने दिमाग में एक अलग शांति महसूस करते हैं। आप गौर करते हैं कि आप पहले से ज़्यादा शांत हैं, फोकस कर पा रहे हैं, और सोच पा रहे हैं कि असल में आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। किताब कहती है कि हमें अपने दिमाग को धीरे धीरे ट्रेन करना होता है कि वो बोरिंग कामों को भी एंजॉय करना सीखे। जब आप बिना किसी डिस्टरबेंस के बैठकर कुछ पढ़ते हो या कोई स्किल सीखते हो, तो शुरू में दिमाग उसे बोरिंग कहेगा। लेकिन अगर आपने डोपामिन डिटॉक्स किया है, तो दिमाग धीरे धीरे उन कामों में भी डोपामिन ढूंढना शुरू कर देगा। यानी वो बोरिंग काम ही आपकी खुशी का सोर्स बन सकते हैं, और यही है असली फ्रीडम। लेखक बताते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए आपको पूरा दिन ध्यान से प्लान करना होगा। सबसे पहले आपको उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनानी होगी जो आपको तुरंत खुशी देती हैं लेकिन आपका टाइम बर्बाद करती हैं। फिर आपको एक दिन तय करना है जहां आप इन सभी चीज़ों से पूरी तरह दूर रहेंगे। उस दिन आप सिर्फ वो काम करेंगे जो ज़रूरी हैं, जैसे पढ़ना, चलना, सोचना या किसी से शांत बातचीत करना। कोई स्क्रीन नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई यूट्यूब नहीं। शुरुआत में दिमाग बेचैन होगा, बार बार वही पुरानी चीज़ें मांगेगा। लेकिन आप जैसे जैसे उसे कंट्रोल करना सीखते हैं, वैसे वैसे आपकी विल पावर बढ़ती है। और यही विल पावर आपकी लाइफ बदल देती है। किताब हमें ये भी समझाती है कि कैसे हम रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों को बदलकर अपनी डोपामिन सेंसिटिविटी को रीसेट कर सकते हैं। जैसे जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना, और दिन में थोड़ा समय अकेले शांति में बैठना, ये सब आपके दिमाग को फिर से बैलेंस में लाते हैं। आप खुद सोचिए, क्या आप वाकई अपने दिमाग के मालिक बनना चाहते हैं, या हमेशा मोबाइल नोटिफिकेशंस और स्क्रोलिंग के गुलाम बने रहना चाहते हैं? अगर आप अपने अंदर एक नई क्लैरिटी, पीस और फोकस लाना चाहते हैं, तो आपको कभी ना कभी डोपामिन डिटॉक्स करना ही होगा। डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि एक जरिया है उस लाइफ की ओर जाने का जो आप सच में जीना चाहते हैं। एक ऐसी लाइफ जो डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डायरेक्शन से भरी हो। हम सब की जिंदगी में वो एक चीज है जिसे हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, और वो है हमारी आदतें। पहले अध्याय में यही बताया गया है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की आदतें हमें अनजाने में एक ऐसी दिशा में ले जाती हैं जहां हम खुद को थका हुआ, चिड़चिड़ा और डायरेक्शनलेस महसूस करते हैं। सुबह उठते ही हमारा हाथ सबसे पहले मोबाइल की तरफ जाता है। एक नज़र इंस्टाग्राम पर, फिर व्हाट्सएप खोलते हैं, फिर यूट्यूब, और पता ही नहीं चलता कि सुबह की वो ताज़ा हवा, शांति और दिमाग की क्लैरिटी हमने अपने हाथों से गंवा दी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम इस प्रक्रिया के आदी हो चुके हैं। हमारा दिमाग हर सुबह डोपामिन की खुराक चाहता है, और हम उसे बिना सोचे समझे दे देते हैं। लेखक बताते हैं कि ये सारी चीज़ें, सोशल मीडिया, जंक फूड, वीडियो गेम्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ये सब हमारी डोपामिन सिस्टम को हाईजैक कर चुकी हैं। यानी हमें अब उसी चीज़ में खुशी मिलती है जो आसान हो, तेज हो और तुरंत रिवॉर्ड दे। और जब हम कोई ऐसा काम करने बैठते हैं जिसमें समय लगे, मेहनत लगे, जैसे पढ़ाई करना, प्रोजेक्ट बनाना, या कोई नई स्किल सीखना, तो हमारा दिमाग उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसमें इंस्टेंट डोपामिन नहीं मिलता। इस चैप्टर में एक बहुत ज़रूरी बात कही गई है कि हम अब खुद डिसाइड नहीं करते कि हमारा अगला काम क्या होगा, बल्कि हमारा दिमाग और उसकी क्रेविंग हमें कंट्रोल कर रही है। जैसे ही हम बोर होते हैं, हम कुछ ना कुछ ऐसा करने लगते हैं जो हमें थोड़ी खुशी दे। ये छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन की आदतें हमारे अंदर इतनी गहराई से बैठ चुकी हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने पूरा दिन सिर्फ डोपामिन के पीछे भागते हुए बर्बाद कर दिया। यहाँ लेखक एक पावरफुल उदाहरण देते हैं, एक इंसान जो सुबह उठकर एक मोटिवेशनल वीडियो देखता है, फिर उसी प्लेटफॉर्म पर एक और वीडियो की सिफारिश आती है, फिर एक और देखते देखते 2 घंटे बीत जाते हैं। उसे लगता है कि वो कुछ सीख रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ डोपामिन की सवारी कर रहा होता है।
सीखना और खुद को डिस्ट्रैक्ट करना, इन दोनों में फ़र्क है। और इस फ़र्क को समझना ही पहला कदम है। लेखक कहते हैं कि अगर हम अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम एडिक्टेड हैं, ना सिर्फ मोबाइल से, बल्कि उस खुशी की भावना से जो हर बार किसी आसान चीज़ से मिलती है। हमें खुद को एक आईना दिखाना होगा कि हमारी लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहा। पहले अध्याय का सबसे गहरा संदेश यही है कि जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा खुशी देती हैं, वही चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा रही हैं। और जब तक हम इस लूप को नहीं तोड़ते, तब तक हम किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाएंगे। डोपामिन डिटॉक्स की शुरुआत खुद को समझने से होती है, अपनी आदतों को ऑब्जर्व करने से। जब आप ये नोटिस करना शुरू करते हैं कि किस टाइम पर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्या ट्रिगर होता है, तब आप धीरे धीरे उस पैटर्न को बदलना शुरू कर सकते हैं। तो इस पहले चैप्टर का सार यही है, अगर आपको अपनी लाइफ की डायरेक्शन चाहिए, तो सबसे पहले अपने दिमाग की डोपामिन लूप को पहचानिए। क्योंकि जब तक आपका दिमाग ही कंट्रोल में नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। जब आपने ये समझ लिया कि आपका दिमाग हर वक्त डोपामिन के पीछे भाग रहा है, तो अगला सवाल ये उठता है, अब करें क्या? दूसरे अध्याय में लेखक इसी सवाल का जवाब देते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात से होती है, डोपामिन बुरा नहीं है। जी हाँ, डोपामिन को अक्सर विलेन की तरह दिखाया जाता है, लेकिन सच ये है कि डोपामिन हमारी जिंदगी का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये वही केमिकल है जो हमें बड़े काम करने की प्रेरणा देता है। जब कोई एथलीट रोज कड़ी ट्रेनिंग करता है, जब कोई स्टूडेंट घंटों पढ़ाई करता है, जब कोई इंसान बिजनेस में रिस्क लेकर आगे बढ़ता है, तब भी डोपामिन ही उसे मोटिवेट करता है। असल फर्क इस बात में है कि डोपामिन कहाँ से आ रहा है और किस चीज़ के लिए आ रहा है। लेखक इस चैप्टर में दो तरह के डोपामिन सोर्सेस की बात करते हैं, एक जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से आता है और दूसरा जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन से। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी वो चीज़ें जो तुरंत अच्छा महसूस कराती हैं, जैसे फ़ोन स्क्रॉल करना, गेम खेलना, जंक फूड खाना। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी वो चीज़ें जिनका रिजल्ट धीरे धीरे मिलता है लेकिन गहराई और सच्ची संतुष्टि देता है, जैसे कोई किताब पढ़ना, कोई स्किल सीखना या कोई अच्छी आदत बनाना। दिक्कत तब होती है जब हम हर समय सिर्फ पहले वाले तरीके को चुनते हैं। यानी जब भी हमें बोरियत, थकावट या स्ट्रेस महसूस होता है, हम उसी चीज़ की तरफ भागते हैं जो तुरंत खुशी दे, भले ही वो हमारे लिए हानिकारक हो। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि डोपामिन को रीसेट करना ही डोपामिन डिटॉक्स का असली मकसद है। मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा खुशी से दूर रहना है, बल्कि ये कि आपको अपने दिमाग को इस काबिल बनाना है कि वो सही चीज़ों में खुशी ढूंढ सके। इसके लिए लेखक एक बहुत सिंपल लेकिन असरदार तरीका बताते हैं, ट्रिगर अवेयरनेस। यानी जब भी आपको लगे कि आप किसी डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, जैसे अचानक मन हुआ कि फ़ोन उठा लूं या यूट्यूब खोल लूं, तो आप बस 1 मिनट रुकिए। उस अर्ज को ऑब्जर्व कीजिए। खुद से पूछिए, क्या ये ज़रूरी है? क्या ये काम मैं बाद में भी कर सकता हूँ? क्या इससे मुझे वाकई में कुछ मिलेगा? शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये छोटी छोटी देर आपको अपने अर्जेस पर कंट्रोल करना सिखा देगी। यही कंट्रोल आपकी विल पावर को बनाता है। लेखक यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, डोपामीन डिसिप्लिन। इसका मतलब है अपनी खुशी को उन कामों से जोड़ना जो आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं, ना कि सिर्फ टाइम पास करते हैं। जैसे जब आप खुद को एक दिन तक बिना सोशल मीडिया के रोक लेते हैं, तो आपको अंदर से एक गर्व और शांति महसूस होती है। वही असली डोपामिन होता है, जो गहरा होता है, टिकता है और आपको ग्रो करने में मदद करता है। इस अध्याय में एक और ज़रूरी बात कही गई है, अगर आपको अपनी आदतें बदलनी हैं, तो आपको अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी बदलना होगा। अगर आपका फ़ोन हमेशा आपके हाथ में है, तो आप कभी भी टेम्पटेशन से नहीं बच सकते। इसलिए आपको अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को क्लीन करना होगा, जैसे नोटिफिकेशंस बंद करना, ऐप्स डिलीट करना या स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करना। लेखक कहते हैं, आपका इरादा चाहे जितना भी मजबूत हो, अगर आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, तो आप बार बार हारेंगे। इसलिए दूसरा अध्याय हमें समझाता है कि डोपामिन को कंट्रोल करना कोई जंग नहीं है, बल्कि एक समझदारी का खेल है। आपको अपनी खुशी का सोर्स बदलना होगा। आप जब अपने अंदर के ट्रिगर को पहचान कर, एनवायरनमेंट को सपोर्ट बनाकर और छोटे छोटे डिसीजंस को अवेयर होकर लेने लगते हैं, तब असली डोपामिन डिटॉक्स शुरू होता है। यह अध्याय एक नए नजरिए की शुरुआत करता है कि आप अपने दिमाग के साथ लड़ नहीं रहे, बल्कि उसे फिर से सिखा रहे हैं कि असली खुशी कहाँ छुपी है। तीसरे अध्याय में लेखक हमें उस गहराई में लेकर जाते हैं जहां असल जंग शुरू होती है, ओबाउपन यानी बॉर्डम से लड़ने की जंग। जब हम अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को एक तरफ रख देते हैं, सोशल मीडिया, गेम्स, बेवजह की बातचीत, म्यूजिक या नेटफ्लिक्स, तब जो खालीपन पैदा होता है, उसे हम बोरियत कहते हैं। और ज्यादातर लोग यहीं हार मान लेते हैं, क्योंकि हम सब बचपन से ही इस बात के आदी हो चुके हैं कि कुछ ना कुछ चलता रहे, कुछ ना कुछ बचता रहे। इस चैप्टर में बताया गया है कि बोरियत कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक संकेत है।
ये संकेत है कि अब आपका दिमाग डिटॉक्स के प्रोसेस में है। जैसे किसी नशे की लत को छोड़ते वक्त शरीर विथड्रॉल सिम्टम्स देता है, वैसे ही जब आप डोपामिन से भरी चीज़ों से दूरी बनाते हैं तो दिमाग बेचैन हो जाता है। वो कहता है, मुझे कुछ चाहिए, मुझे स्क्रॉल करना है, कोई वीडियो देखना है। लेकिन लेखक बताते हैं कि यही वो समय है जब असली हीलिंग शुरू होती है। तीसरा अध्याय इस सच्चाई को स्वीकार करने से शुरू होता है कि हमने डिस्कम्फर्ट से भागना सीख लिया है। हम कभी अकेले बैठना नहीं चाहते। हम बिना म्यूजिक के वॉक नहीं करना चाहते। हम बिना फोन के खाना नहीं खा सकते। लेकिन ये सब हमारी मानसिक शक्ति को कमजोर कर देता है। क्योंकि हम हर उस पल से डरने लगे हैं जिसमें थोड़ी सी भी चुप्पी हो, थोड़ी सी भी ठहराव हो। लेखक यहाँ एक बहुत गहरा विचार रखते हैं कि बोरियत के पल ही वो दरवाजा हैं जो हमें हमारी असली सोच, हमारे अंदर के सवाल और हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स तक ले जाते हैं। लेकिन जब तक हम हर बार उस दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रैक्शंस में भाग जाते हैं, तब तक हम कभी अपने अंदर की क्लैरिटी तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए लेखक एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, बॉर्डम विंडो प्रैक्टिस। इसका मतलब है कि हर दिन आप जानबूझकर अपने लिए कुछ समय ऐसा रखिए जिसमें आप कुछ भी स्टिम्युलेट करने वाला ना करें। न फोन, न म्यूजिक, न कोई ऐप, बस खुद से रहिए। ये समय 10 मिनट से शुरू हो सकता है और धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। शुरुआत में ये समय बहुत भारी लगेगा। आपका मन बेचैन होगा, बार बार कुछ करने का मन करेगा। लेकिन जैसे ही आप इस डिस्कम्फर्ट को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, ना कि उससे भागते हैं, वैसे ही आपकी सेल्फ कंट्रोल की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस चैप्टर में एक और बहुत अहम बात कही गई है कि बोरियत के दौरान ही क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। जो लोग दुनिया में बड़े इनोवेशंस लाते हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो बोरियत से डरते नहीं, बल्कि उसे एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि वही समय होता है जब आपका दिमाग इधर उधर भागना बंद करता है और गहराई में जाकर सोचता है। इसके साथ ही लेखक बताते हैं कि जब आप बॉर्डम से भागते नहीं, तो आप एक नई अवेयरनेस के स्तर पर पहुंचते हैं। आप अपने विचारों को साफ साफ देख पाते हैं। आपको समझ आता है कि कौन से ख्याल आपके डर से आ रहे हैं और कौन से आपके सच्चे इरादों से। आप खुद से जुड़ने लगते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें चैलेंज देते हैं, क्या आप एक दिन का ऐसा समय निकाल सकते हैं जिसमें आप सिर्फ बैठें, चलें या कुछ भी न करें, बिना किसी स्क्रीन, म्यूजिक या बातचीत के। जिन्होंने ये चैलेंज लिया है, उन्होंने पाया कि धीरे धीरे उनकी इच्छा डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाने की कम हो गई। उन्हें अपनी सोच में स्पष्टता आने लगी। और सबसे बड़ी बात, वो बॉर्डम से डरना बंद कर चुके थे। तीसरे अध्याय का सार यही है कि बोरियत से डरिए मत। जब आप डोपामिन डिटॉक्स करते हैं, तो बॉर्डम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। वो आपके अंदर छुपे विचारों, सपनों और लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता बनती है। बस आपको उस डिस्कम्फर्ट को सहना सीखना है और यही है असली मानसिक आज़ादी की शुरुआत। चौथा अध्याय हमें उस मोड़ पर लाता है जहां हम सिर्फ समझने की नहीं, बल्कि बदलाव लाने की बात करते हैं। अब तक हमने ये जाना कि डोपामिन कैसे काम करता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कैसे हमारी आदतों को बिगाड़ता है, और बोरियत से बचने की कोशिश कैसे हमें कमजोर बनाती है। लेकिन अब सवाल ये है, हम अपनी लाइफ को नए सिरे से कैसे डिज़ाइन करें ताकि हम एक हेल्दी, बैलेंस्ड और फोकस्ड माइंडसेट के साथ जी सकें। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक सीधी बात से करते हैं, अगर आप एनवायरनमेंट नहीं बदलते, तो आपकी सोच कभी नहीं बदलेगी। हम जितनी भी अच्छी बातें समझ लें, अगर हम हर दिन उसी पुराने माहौल में रहते हैं, जहां डिस्ट्रैक्शन हर कोने में मौजूद है, तो हम बार बार उन्हीं आदतों में गिरते रहेंगे। इसलिए पहला कदम है अपने आसपास का माहौल बदलना। लेखक सुझाव देते हैं कि आप सबसे पहले अपने कमरे या घर की उन चीज़ों को पहचानिए जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे अगर आपका फ़ोन हर समय आपके बिस्तर के पास रहता है, तो आपको देर रात तक स्क्रॉल करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका लैपटॉप या टीवी आपके स्टडी एरिया में है, तो आप पढ़ाई की जगह मूवी चालू कर देंगे। इसलिए लेखक कहते हैं कि आप अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को ऐसे डिज़ाइन करें कि वो आपके नए बिहेवियर को सपोर्ट करे। उदाहरण के तौर पर फ़ोन को सोते समय कमरे से बाहर रखें, सोशल मीडिया ऐप्स को टेम्पररीली डिलीट करें, नोटिफिकेशन पूरी तरह बंद कर दें, एक मिनिमलिस्ट और साफ सुथरा वर्कस्पेस बनाएं। इस चैप्टर में एक और बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है, आपके माइंड को खाली समय नहीं चाहिए, बल्कि एक सही दिशा चाहिए। यानी जब आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाते हैं, तो खाली समय पैदा होता है। और अगर उस खाली समय में कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी ना हो, तो दिमाग फिर से उन पुराने प्लेजर्स की ओर भागेगा। इसलिए लेखक हमें एक पावरफुल तरीका बताते हैं, वैल्यू बेस्ड शेड्यूलिंग। इसका मतलब है कि आप अपने दिन को रैंडमली नहीं, बल्कि अपने जीवन के सबसे ज़रूरी वैल्यूज़ के हिसाब से प्लान करें। आप सबसे पहले अपने आप से ये पूछें, मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ? मैं किस हैबिट को डेवलप करना चाहता हूँ? जब आपको ये क्लैरिटी मिल जाती है, तब आप अपना शेड्यूल उन वैल्यूज़ के अनुसार बनाना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी वैल्यू है लर्निंग, तो आप हर दिन एक निश्चित समय पढ़ाई के लिए निकालते हैं।
अगर आपकी वैल्यू है फिटनेस, तो आप डिस्ट्रैक्शंस हटाकर एक्सरसाइज को अपने दिन का हिस्सा बनाते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन दिन ही असली आज़ादी देता है। ज्यादातर लोग स्ट्रक्चर को बंधन समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आपका दिन एक अच्छे सिस्टम के साथ चलता है, तब आपके दिमाग को सबसे ज्यादा शांति मिलती है। और उस सिस्टम को बनाने के लिए जरूरी है प्लानिंग, अवेयरनेस और ऑनेस्टी। चौथे अध्याय का एक और अहम हिस्सा है माइक्रो चॉइसेस। हर दिन में हम अनगिनत छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं, अभी काम करूं या स्क्रॉल करूं, पानी पीऊं या चाय, पढ़ाई शुरू करूं या पहले एक वीडियो देख लूं। लेखक कहते हैं कि यही छोटे डिसीजंस हमारी लाइफ का डायरेक्शन तय करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी माइक्रो चॉइस के सामने हो, तो 5 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरा अच्छा वर्जन चुन रहा है? अगर आप रोजाना सिर्फ कुछ ऐसे फैसले सही लेना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। अंत में लेखक कहते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स का असली मकसद सिर्फ बुरी आदतें छोड़ना नहीं है, बल्कि एक नई इंटेंशनल लाइफस्टाइल बनाना है। ऐसी लाइफ जहां आप खुद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, ना कि आपका दिमाग इंपल्सिवली कुछ भी करवा ले। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सेल्फ कंट्रोल कोई चमत्कार नहीं है, ये एक डिजाइन है। और अगर आपने अपने एनवायरनमेंट, शेड्यूल और डिसीजंस को समझदारी से डिजाइन कर लिया, तो आप ना सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं, बल्कि अपने गोल्स की तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, जब आप अपने समय, आदतों और ध्यान पर खुद का नियंत्रण हासिल करना सीख जाते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें एक ऐसी गहराई में ले जाते हैं जहां बात सिर्फ डोपामिन या बोरियत की नहीं रह जाती, बल्कि असल मुद्दा सामने आता है, आत्म पहचान यानी सेल्फ आइडेंटिटी। अब तक आपने डिस्ट्रैक्शंस को समझा, बोरियत से निपटना सीखा और अपने एनवायरनमेंट को बदलने की दिशा में कदम उठाए। लेकिन अगर अंदर से आपकी खुद के बारे में धारणा नहीं बदली, तो बदलाव ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लेखक कहते हैं, हम जैसा अपने बारे में सोचते हैं, वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अगर हमें लगता है कि हम वीक हैं, फोकस नहीं कर सकते, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, तो हमारा दिमाग उसी हिसाब से रीजंस ढूंढने लगता है कि क्यों हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए यह अध्याय पूरी तरह उस माइंडसेट पर केंद्रित है जो हमें पुराने वर्जन में जकड़े रखता है। लेखक एक बहुत दिलचस्प कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं कि हम सब एक तरह से मेंटल स्क्रिप्ट पर काम कर रहे होते हैं। ये स्क्रिप्ट बचपन से, समाज से, दोस्तों से या पिछले फेलियर से बनती है। जैसे किसी के दिमाग में ये स्क्रिप्ट होती है, मैं कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रख सकता, मैं कुछ भी शुरू करता हूं लेकिन खत्म नहीं कर पाता, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं एवरेज हूं। अब सोचिए, जब आपका दिमाग दिन रात यही स्क्रिप्ट दोहराता है, तो आप भला कैसे किसी नई आदत, किसी बड़े लक्ष्य या किसी गहरे बदलाव की तरफ बढ़ पाएंगे? लेखक बताते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ एक बाहरी सफाई नहीं है, ये एक आंतरिक रीसेट है। और इस रीसेट की शुरुआत होती है एक नए विश्वास से, मैं बदल सकता हूं। ये 4 शब्द ही पूरी कहानी का रुख बदल सकते हैं। इस अध्याय में लेखक एक अभ्यास बताते हैं। हर दिन सुबह या रात को एक कागज पर खुद से ये सवाल पूछिए, अगर मैं उस वर्जन में जी रहा होता जो सबसे मजबूत, सबसे डिसिप्लिन्ड और सबसे फोकस्ड होता, तो मैं आज क्या करता? और फिर उस जवाब के हिसाब से दिन की शुरुआत कीजिए। ये अभ्यास आपको धीरे धीरे आपके पुराने आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट करके एक नए सेल्फ इमेज से कनेक्ट करता है। लेखक यहाँ एक न्यूरोसाइंस रिसर्च का जिक्र करते हैं, जिसमें बताया गया है कि जब हम बार बार खुद को किसी नए वर्जन में विजुअलाइज करते हैं, तो हमारे ब्रेन के पाथवेज भी उसी हिसाब से बदलने लगते हैं। यानी सेल्फ बिलीफ कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है जो अभ्यास से मजबूत बनती है। इसके अलावा इस अध्याय में एक और गहरी बात बताई गई है, गिल्ट और शेम के जाल से बाहर निकलना। बहुत सारे लोग इसलिए बदलाव नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने पुराने डिसीजंस को लेकर खुद को दोष देते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, मैंने इतने साल खराब कर दिए, अब क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन लेखक कहते हैं कि गिल्ट में डूबे रहना भी एक तरह का डोपामिनर्जिक ट्रैप है। क्योंकि गिल्ट भी हमें टेम्पररी रिलीफ देता है। हम सोचते हैं कि मैं बुरा महसूस कर रहा हूं, यानी मैं सुधर रहा हूं, जबकि हम कोई एक्शन नहीं लेते। इसलिए जरूरी है कि आप गिल्ट को ऑब्जर्व करें, लेकिन उसमें फंसे नहीं। खुद से प्यार के साथ, समझदारी के साथ बदलाव की ओर कदम बढ़ाएं। अध्याय के अंत में लेखक फिर से याद दिलाते हैं कि आपका बिहेवियर तभी बदलेगा जब आपकी आइडेंटिटी बदलेगी। और वो आइडेंटिटी सिर्फ सोचने से नहीं बदलती, वो छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है। तो हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को रोकते हैं, बोरियत को झेलते हैं, खुद को अनकंफर्टेबल ट्रूथ से सामना कराते हैं, आप अपने अंदर के उस इंसान को मजबूत कर रहे होते हैं जो जिम्मेदार है, फोकस्ड है और इंटेंशनल है। यह अध्याय सिखाता है कि डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ आपकी आदतों की सफाई नहीं है, ये आपके आत्मचित्र की दोबारा डिजाइनिंग है। और एक बार जब आप खुद को नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं, तो पूरी दुनिया आपको नए तरीके से देखने लगती है।
इस अध्याय में लेखक हमें उस आखिरी और सबसे गहरे स्तर तक लेकर आते हैं जहां सिर्फ सोच और आदतें नहीं, बल्कि हमारा पूरा जीवन दर्शन बदल सकता है। इस अध्याय का केंद्र बिंदु है मीनिंगफुल लिविंग, यानी एक ऐसा जीवन जो सिर्फ डोपामिन के पीछे नहीं भागता, बल्कि गहराई, उद्देश्य और संतोष से भरा होता है। लेखक कहते हैं कि जब हम डोपामिन डिटॉक्स करते हैं, तो शुरुआत में हमारा मकसद होता है डिस्ट्रैक्शंस को हटाना, फोकस वापस पाना और सेल्फ कंट्रोल बढ़ाना। लेकिन जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया में गहराई से उतरते हैं, हमें समझ आता है कि असली सवाल ये नहीं है कि क्या छोड़ना है, बल्कि असली सवाल है क्या चुनना है। यानी जब आपके पास खाली समय हो और आपने सारे फोन, ऐप्स, गेम्स और नोटिफिकेशन हटा दिए हों, तब आप उस समय का क्या करते हैं? क्या आप सिर्फ बैठकर बॉर्डम सहते हैं, या आप उस वक्त को कुछ ऐसा बनाने में लगाते हैं जो आपको अंदर से संतुष्टि दे? इस अध्याय में लेखक एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कहते हैं, खुशियां तभी टिकती हैं जब उनका आधार उद्देश्य यानी पर्पस हो। हम जितनी बार भी किसी मजेदार चीज से डोपामिन पाने की कोशिश करते हैं, हमें थोड़ी देर के लिए खुशी तो मिलती है, लेकिन वो टिकती नहीं। क्योंकि उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जब हम किसी ऐसी चीज पर ध्यान देते हैं जो हमारे अंदर के मूल्यों से जुड़ी हो, जैसे किसी की मदद करना, कुछ नया सीखना, कोई रचनात्मक काम करना, तो उसमें से जो खुशी निकलती है, वो लंबे समय तक चलती है। लेखक हमें यहाँ पर पर्पसफुल हैबिट्स की तरफ ले जाते हैं। वो कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज को जगह दें जो हमारे उद्देश्य के साथ जुड़ी हों। इसके लिए वो कुछ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस देते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें करने के बाद मुझे गिल्ट नहीं, बल्कि सुकून मिलता है? ऐसा कौन सा काम है जिसमें मैं अपना टाइम भूल जाता हूँ? क्या मेरी कोई ऐसी स्किल या इंटरेस्ट है जिसे मैं और बेहतर बना सकता हूँ? क्या मेरी जिंदगी किसी और के काम आ सकती है? इन सवालों के जवाब धीरे धीरे आपको उस दिशा में ले जाते हैं जहां आप सिर्फ डोपामिन से नहीं, बल्कि मीनिंग से जीना शुरू करते हैं। इस अध्याय में लेखक एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, डीप फुलफिलमेंट एक्टिविटीज। ये वो काम होते हैं जो शायद तुरंत एक्साइटिंग नहीं लगते, लेकिन जब आप उन्हें करते हैं तो आपको लगता है कि आपने वाकई में कुछ अच्छा किया है। जैसे किसी किताब को ध्यान से पढ़ना, मेडिटेशन करना, किसी प्रोजेक्ट पर लंबे समय तक मेहनत करना, किसी के लिए समय देना, या कोई कला सीखना। इन कामों में डोपामिन धीरे धीरे आता है, लेकिन ये गहराई से आता है। और यही वो भावना है जो असली शांति और क्लैरिटी देती है। इस चैप्टर में लेखक एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति जो पहले हर समय सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था, लेकिन जब उसने डोपामिन डिटॉक्स करना शुरू किया, तो शुरू में उसे खालीपन और बोरियत ने घेर लिया। लेकिन धीरे धीरे उसने पेंटिंग करना शुरू किया, एक ऐसा शौक जो उसने बचपन में छोड़ दिया था। और आज वो उसी शौक से न सिर्फ खुद को पहचान पाया, बल्कि अपने अंदर एक नई ऊर्जा भी महसूस की। यही बदलाव लेखक हमें दिखाना चाहते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स का अंतिम मकसद सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हटाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की गहराई को फिर से पाना है। अध्याय के अंत में लेखक हमें याद दिलाते हैं, जब आप हर दिन किसी मीनिंगफुल काम में समय लगाते हैं, तो आपका दिमाग खुद ब खुद शैलो प्लेजर से दूरी बनाना शुरू कर देता है। और तब आपको विल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका माइंड उस नई डायरेक्शन में नेचुरली फ्लो करने लगता है। इस आखिरी अध्याय का सार यही है, डोपामिन डिटॉक्स एक टेम्पररी चैलेंज नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। एक ऐसा जीवन जहां आप अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को उन चीजों में लगाते हैं जो आपको असल में जिंदा महसूस कराती हैं। और जब आप ऐसा जीना शुरू करते हैं, तो डोपामिन अब आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी शक्ति बन जाता है। अब तक के अध्यायों में आपने जाना कि कैसे डोपामिन डिटॉक्स हमें एक साफ, शांत और कंट्रोल में रहने वाली जिंदगी की ओर ले जाता है, डिस्ट्रैक्शन से दूर, पर्पस के करीब। लेकिन इस अंतिम अध्याय में लेखक उस सबसे बड़े सच से हमें रूबरू कराते हैं, जो हर बदलाव की नींव है, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। किताब कहती है, शुरू करना आसान होता है, लेकिन बनाए रखना सबसे कठिन। कोई भी इंसान एक दो दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर रह सकता है, एक बार में जंक फूड छोड़ सकता है, या कुछ दिनों तक नया शेड्यूल फॉलो कर सकता है। लेकिन जब बात आती है हफ्तों, महीनों और फिर सालों तक उसी रास्ते पर बने रहने की, वही असली परीक्षा होती है। लेखक इस अध्याय की शुरुआत इस वाक्य से करते हैं, डोपामिन डिटॉक्स कोई एक बार का इवेंट नहीं, बल्कि एक चलने वाला सफर है। इसका मतलब है कि ये कोई ऐसा चैलेंज नहीं जिसे आप एक बार जीत लें और सब ठीक हो जाए। क्योंकि डोपामिन ट्रिगर्स हमेशा आपके आसपास रहेंगे। नए ऐप्स आएंगे, नई आदतें बनेंगी, नई इच्छाएं जागेंगी। इसलिए आपको एक बार डिटॉक्स नहीं, बल्कि रोज डिटॉक्स करना सीखना होगा। इस अध्याय में लेखक एक बेहद प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट लाते हैं, सिस्टम ओवर मोटिवेशन। वो कहते हैं कि हम हमेशा मोटिवेशन के भरोसे रहते हैं, सोचते हैं कि कल से फोकस कर लूंगा, कल से टाइम टेबल फॉलो करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन कभी भी स्थायी नहीं होता। वो एक इमोशन है, कभी आएगा, कभी नहीं। लेकिन अगर आपने एक ऐसा सिस्टम बना लिया जो आपके लिए काम करता है, तो भले ही मोटिवेशन कम हो, आप फिर भी प्रोग्रेस करते रहेंगे।
लेखक एक आसान स्ट्रक्चर देते हैं। फिक्स योर ट्रिगर्स। हर दिन थोड़ा समय निकालकर अपने उन टॉप 3 ट्रिगर्स को पहचानिए जो आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उन्हें कंट्रोल करने के लिए ठोस कदम उठाए। क्रिएट रूल्स नॉट गोल्स। सिर्फ ये कहने से कि मुझे फोकस करना है कुछ नहीं होगा। आपको ये तय करना होगा कि सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मैं फ़ोन नहीं छूऊंगा, या रात 10 बजे के बाद कोई स्क्रीन नहीं। ये नियम आपको डिसिप्लिन देंगे। ट्रैक स्मॉल विंस। डोपामिन डिटॉक्स एक लंबा सफ़र है। अगर आप अपने छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को ट्रैक नहीं करेंगे तो डिमोटिवेशन आ सकता है। हर दिन का छोटा सा बदलाव भी सेलिब्रेट करें, जैसे एक दिन बिना यूट्यूब के बिताना, 1 घंटा डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई करना या मेडिटेशन करना। इस चैप्टर में एक ज़रूरी बात और सामने आती है, रिलैप्स यानी दोबारा पुरानी आदत में गिरना। लेखक बताते हैं कि ये एक नॉर्मल बात है। हम सब कभी न कभी दोबारा वही गलतियां करते हैं। बिंज वॉचिंग, दिन भर फ़ोन पर टाइम बर्बाद करना, देर तक सोना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। असल फ़र्क ये बनाता है कि आप रिलैप्स के बाद क्या करते हैं। क्या आप खुद को कोसते हैं और हार मान लेते हैं, या फिर सीखकर वापस उसी सिस्टम पर लौट आते हैं। लेखक कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज नॉट परफेक्शन, इट इज रिटर्निंग अगेन एंड अगेन, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल। इस अध्याय में एक पावरफुल टेक्निक बताई जाती है, रीसेट रिचुअल। जब भी आप महसूस करें कि आप फिर से डिस्ट्रैक्शंस में बहने लगे हैं, तो उसी समय अपने लिए 10-15 मिनट का एक रीसेट रिचुअल कीजिए। फ़ोन बंद करें, एक नोटबुक में लिखिए, अभी मैं कैसा महसूस कर रहा हूं और क्यों। 10 गहरी सांस लें और उस एक मीनिंगफुल काम की लिस्ट बनाएं जिसे आप अभी करना चाहते हैं। ये रीसेट रिचुअल आपके दिमाग को फिर से ट्रैक पर लाने में मदद करता है। अंत में लेखक एक बेहद सुंदर और सच्ची बात कहते हैं, डोपामिन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप कभी भी मस्ती नहीं करेंगे या खुशी नहीं पाएंगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप वो खुशी चुनेंगे जो गहराई देती है, न कि वो जो आपको खोखला कर दे। और यही है इस पूरे सफर की सबसे कीमती सीख। आप जब रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते हैं, जब डिस्ट्रैक्शंस को समझदारी से मैनेज करते हैं, जब अपने पर्पस के करीब जाते हैं, तो आप सिर्फ डोपामिन को कंट्रोल नहीं करते, आप अपनी जिंदगी को उस डायरेक्शन में ले जाते हैं जहां मीनिंग, पीस और स्ट्रेंथ आपका परमानेंट एड्रेस बन जाते हैं। डोपामिन डिटॉक्स का सफर वहीं खत्म होता है जहां एक नई, जागरूक और संतुलित जिंदगी शुरू होती है। इस किताब का हर अध्याय हमें एक नई परत के भीतर लेकर गया, हमारी आदतें, हमारी इच्छाएं, हमारा फोकस और हमारी पहचान। लेकिन अब इस अंतिम और सबसे निर्णायक अध्याय में लेखक हमें उस एक तत्व से मिलवाते हैं जो इन सबको जोड़ता है, सेल्फ मास्टरी यानी आत्मनियंत्रण की कला। लेखक शुरुआत में ही एक बहुत गहरी बात कहते हैं, डोपामिन को समझना विज्ञान है, उससे ऊपर उठना कला है। और यही कला है सेल्फ मास्टरी, खुद को इस तरह समझना, देखना और कंट्रोल करना कि हम अपने हर दिन, हर फैसले और हर प्रतिक्रिया में जागरूक रहें। इस अध्याय में सबसे पहले बताया गया है कि सेल्फ मास्टरी का मतलब ये नहीं कि आप कभी भी थकेंगे नहीं, कभी चाहते नहीं होंगी या कोई गलती नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन चाहतों, थकावटों और कमजोरियों को पहचान कर भी उनसे ऊपर उठकर सही दिशा में कदम उठा सकें। यहाँ लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क बताते हैं जिसे वो कहते हैं, द 3 पिलर्स ऑफ सेल्फ मास्टरी। 1. अवेयरनेस, जागरूकता। हर बदलाव की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग ऑटो पायलट पर जीते हैं। दिन शुरू होता है, फोन उठता है, फिर नोटिफिकेशन, फिर स्क्रॉल, फिर कंपैरिजन, फिर गिल्ट, और ये चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जो व्यक्ति सेल्फ मास्टरी की राह पर है, वो रुकता है, देखता है, सवाल करता है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ? क्या ये काम मुझे सुकून देगा या सिर्फ एक झूठा डोपामिन किक? मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? जब आप खुद से ये सवाल पूछना शुरू करते हैं, तब आपका दिमाग जागने लगता है। यही पहला स्तंभ है, जागरूक निर्णय लेना। 2. इंटेंशन, इरादा और उद्देश्य। लेखक कहते हैं, एक इंटेंशनल जीवन ही एक मीनिंगफुल जीवन होता है। जब आप अपने हर काम को किसी उद्देश्य के साथ करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई बातचीत हो, एक्सरसाइज हो या आराम, तो वही चीजें आपको गहराई से संतोष देती हैं। इसका अभ्यास करने के लिए लेखक एक सरल नियम बताते हैं। हर काम शुरू करने से पहले सिर्फ 10 सेकंड रुककर सोचिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर आपको इस क्यों का जवाब साफ नहीं मिलता, तो वो काम शायद बस एक आदत या क्रेविंग से ड्रिवन है, न कि सच में जरूरत से। 3. डिसिप्लिन, नियम और निरंतरता। यहाँ लेखक 2 तरह के डिसिप्लिन में फर्क बताते हैं। बाहर से लगाया गया डिसिप्लिन, जैसे किसी डेडलाइन की वजह से काम करना, और अंदर से उगता हुआ डिसिप्लिन जो आपके पर्पस और वैल्यू से आता है। जो सेल्फ मास्टर होता है, वो बाहर के दबाव से नहीं, बल्कि अपने अंदर की क्लैरिटी से ड्रिवन होता है। वो जानता है कि हर बार डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं पड़ता, कई बार उसे इग्नोर करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और कभी कभी सिर्फ अपने रूल्स पर टिके रहना ही सबसे बड़ी प्रैक्टिस होती है। इस अध्याय में लेखक एक अभ्यास और बताते हैं जिसे वो कहते हैं, द डेली सेल्फ मास्टरी रिचुअल। हर रात या सुबह के समय आप बस 5-10 मिनट खुद से 3 सवाल पूछिए।
मैंने आज अपने आप को कब सबसे ज्यादा कंट्रोल में महसूस किया? कब मैं क्रेविंग्स के आगे हार गया? मैं कल किस एक चीज में थोड़ा और बेहतर हो सकता हूँ? ये छोटा सा रिफ्लेक्शन ही आपको लगातार अवेयर और इंटेंशनल बनाता है। फिर लेखक एक और बहुत जरूरी बात कहते हैं, सेल्फ मास्टरी इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट चूजिंग व्हाट ट्रूली मैटर्स। जब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप थकते हैं, लेकिन जब आप उन चुनिंदा चीजों को कंट्रोल करना सीखते हैं जो वाकई जरूरी हैं, जैसे ध्यान, समय, प्रतिक्रिया और ऊर्जा, तो आपकी जिंदगी एक अलग ही शांति से भर जाती है। अध्याय के अंत में लेखक ये साफ करते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स का असली इनाम सिर्फ फोकस या काम की प्रोडक्टिविटी नहीं है, बल्कि वो है एक ऐसी भीतर की आज़ादी जहां आप अपने विचारों, आदतों और क्रेविंग्स के गुलाम नहीं रहते। आप जो चुनते हैं वो आपका सच होता है, न कि आपका डर या आपका पुराना वर्जन। इस अध्याय का सार है, जब आप अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हैं तो आप अपनी क्लैरिटी के पास आते हैं। जब आप अपने इम्पल्सेस से ऊपर उठते हैं तो आप अपने पर्पस से जुड़ते हैं। और जब आप खुद पर मास्टरी पा लेते हैं तो आपकी जिंदगी रिएक्शन से क्रिएशन बन जाती है। यही है डोपामिन डिटॉक्स की असली जीत, बाहर की नहीं, अंदर की शांति। अब तक आपने जाना कि कैसे डोपामिन हमारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करता है, हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारी खुशी, हमारा फोकस और यहाँ तक कि हमारी पहचान भी। आपने डिस्ट्रैक्शंस की ताकत को समझा, बॉर्डम से दोस्ती करना सीखा, पर्पसफुल हैबिट्स को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाया और सेल्फ मास्टरी की ऊंचाई तक पहुंचे। अब इस अंतिम अध्याय में लेखक हमें इस पूरी यात्रा का सार और समापन देने आते हैं, एक ऐसा निष्कर्ष जो न केवल इस किताब का बल्कि आपके पूरे माइंडसेट का कायाकल्प कर सकता है। अध्याय का शीर्षक है द न्यू नॉर्मल, अब से जिंदगी कैसी होगी। लेखक शुरुआत में एक बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं, अब जब आपने डोपामिन डिटॉक्स का सफर तय कर लिया है तो आगे क्या? बहुत सारे लोग इस स्टेज पर पहुंचकर फिर उसी पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा है, एक सुधरी हुई स्थिति को बनाए रखना। इसलिए ये अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे इस नए जीवन को स्थायी रूप दिया जाए। एक, पुराने पैटर्न को पहचानते रहना। किताब कहती है कि आपको पूरी जिंदगी सतर्क रहना होगा। डोपामिन की दुनिया कभी रुकती नहीं। हर दिन नया ऐप, नया प्लेटफॉर्म, नया एल्गोरिदम आपके अटेंशन के लिए लड़ रहा होता है। इसलिए आपको लगातार अपने माइंड को स्कैन करना होगा, क्या मैं फिर से ऑटो पायलट पर तो नहीं जी रहा? क्या मैंने फिर से वो आदतें शुरू कर दी हैं जो मैंने छोड़ी थी? क्या मैं वाकई में जी रहा हूँ या बस डोपामिन के पीछे दौड़ रहा हूँ? अवेयरनेस एक बार जागती है, लेकिन उसे जीवित बनाए रखना एक कला है। 2. सेक्रेड टाइम की अवधारणा। लेखक कहते हैं कि आपको हर दिन में कुछ समय पवित्र समय, सेक्रेड टाइम के रूप में बनाना होगा, ऐसा समय जिसमें न कोई स्क्रीन हो, न कोई शोर, न कोई व्याकुलता। ये समय सिर्फ आपके लिए होगा, सोचने के लिए, खुद से जुड़ने के लिए, गहराई में जाने के लिए। शुरुआत में ये सिर्फ 30 मिनट हो सकता है, लेकिन यही 30 मिनट आपकी पूरी मानसिक दुनिया को स्थिरता और दिशा देने लगते हैं। 3. लाइफ को डिजिटल नहीं, इंसानी बनाना। लेखक इस अध्याय में एक बेहद संवेदनशील बात कहते हैं, डिजिटल दुनिया ने हमें एक दूसरे से जोड़ा है, लेकिन खुद से तोड़ दिया है। अब वक्त आ गया है कि हम फिर से अपनी इंसानियत से जुड़ें, ओपन एंडेड बातचीत करें, परिवार के साथ बैठकर खाना खाएं, बिना तस्वीर खींचे किसी दृश्य का आनंद लें, किसी किताब को सिर्फ इसलिए पढ़ें क्योंकि वह दिल को छूती है, न कि इसलिए कि वो ट्रेंड कर रही है। ये छोटे छोटे पल मिलकर एक बड़ी, गहरी, सच्ची जिंदगी बनाते हैं। 4. द हायर पर्पस, अब क्या दे दुनिया को। किताब अब हमें एक अंतिम, बहुत उच्च स्तर पर ले जाती है। आपका जीवन अब किसके लिए उपयोगी है? जब आपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर क्लैरिटी पाई है, जब आपने अपनी पहचान को फिर से गढ़ा है, जब आप सेल्फ कंट्रोल में हैं, तो अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। क्या आप किसी को सिखा सकते हैं जो खुद इस जाल में फंसा है? क्या आप अपने काम से, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं? क्या आप उस दुनिया को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं जो इतनी तेजी से शैलो हो रही है? लेखक कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन तब पूरा होता है जब वो सिर्फ आपके लिए न रह जाए, बल्कि किसी और की मदद का जरिया बन जाए। अंतिम संदेश। इस आखिरी अध्याय का सार यही है, डोपामिन डिटॉक्स का असली उद्देश्य सिर्फ आदतों को बदलना नहीं है, बल्कि जीवन की गहराई को फिर से महसूस करना है। जब आप इस सफर से गुजरते हैं तो आपका माइंड क्लियर होता है, आपका हार्ट शांत होता है और आपकी आत्मा जुड़ती है अपने असली उद्देश्य से। आप अब वो इंसान नहीं रहे जो हर नोटिफिकेशन पर दौड़ता था। अब आप वो इंसान हैं जो जानता है कब रुकना है, कब चुनना है और कब गहराई से जीना है। अब आप रिएक्ट नहीं करते, आप चुनते हैं। अब आप भागते नहीं, आप टिकते हैं। अब आप बस जीते नहीं, आप अर्थ के साथ जीते हैं। और यहीं पर यह किताब खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से आपकी असली जिंदगी शुरू होती है। A new normal, a quiet revolution, a better you, forever.